हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी कंडक्टिंग वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें एक फैक्टर था टेम्परेचर डिपेंडेंस। मीन्स टेम्परेचर पर डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका हमें डिस्कशन करना है। मीन्स जो मेटल्स होंगी उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी, जो सेमीकंडक्टर है उनकी कैसे डिपेंड करेगी, इंसुलेटर जो है उनकी कैसे डिपेंड करेगी, इसका डिस्कशन हमें करना है टेम्परेचर डिपेंडेंस। ओके, चलो देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा और क्यों आएगा, क्या उसका रीजन है, क्या ऐसा हो जाता है कि रेजिस्टिविटी चेंज होती है। आइए हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मीन्स रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस हमें देखना है। सबसे पहले हम मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं कि मेटल्स में ये वेरिएशन कैसे होता है, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है रो इक्वल टू यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ होता है। मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है रो इक्वल टू यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ होता है। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टिविटी एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है, एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है, एक रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब इसमें दो फैक्टर हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होंगे, एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन और दूसरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन टाउ। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करेगा। अब इन दोनों को देखिए सेपरेट हमने राइट कर दिया। रो मतलब रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। देखिए ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। मीन्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। ये दो बातों पर रहे। अब हम देखें कि मेटल के केस में इनमें कौन सा फैक्टर चेंज होता है। मेटल्स के केस में फॉर मेटालिक कंडक्टर एन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, सो एन इक्वल टू कांस्टेंट। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, उनके लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है एन, ये नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब बचा हमारा रिलैक्सेशन टाइम। चलिए इसको देखते हैं, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है मीन फ्री पाथ अपॉन थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको VRMS को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। टी टेम्परेचर पर यह मास इलेक्ट्रॉन का केवी बोल्टजमैन कांस्टेंट हो तो VRMS होता है √3 kBt अपॉन m, √3 kBt अपॉन m। यहाँ टी टेम्परेचर है, यह मास है, केवी बोल्टजमैन कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, ये है मीन फ्री पाथ। क्या है, मीन फ्री पाथ। अब यहाँ से देखिए टाउ जो है, यहाँ पर VRMS जो है वो टी के स्क्वायर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। जब आप टेम्परेचर, अब यहाँ से देखिए टाउ जो है वो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, टाउ टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम वेलोसिटी है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और वो इंक्रीज हो जाएगी देखिए तो उस केस में जो है टाउ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा।
और टाउ डिक्रीज हो जाए तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रजिस्टिविटी टाउ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मेटल्स का तो उसका मीन रिलैक्सेशन जो टाइम है या मीन रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या, रजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या एग्जाम में राइट करेंगे, when we increase the temperature of a metallic conductor, the mean or average relaxation time of the free electron decreases, therefore resistivity rho proportional 1 tau rho increases। मीन्स जब किसी मेटालिक कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका टाउ डिक्रीज हो जाता है और टाउ के डिक्रीज होने से रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो रहा मेटल्स के लिए। अब मेटल्स के लिए therefore by increasing the temperature rho of metals increases। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल्स की रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज हो जाता है। अब न्यूमेरिकल कैसे कर, चलो देखें कि मैथमेटिकल इसका रिलेशन क्या है। हम मान लें कि T0 कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर है। हम मान लें कि T0 कोई रेफरेंस टेम्परेचर है। मान लो ये रूम टेम्परेचर है। इस T0 टेम्परेचर पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो नॉट है। T0 टेम्परेचर पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो नॉट है। बाद में हमने टेम्परेचर T कर दिया, बाद में हमने टेम्परेचर चेंज करके T कर दिया। अब T टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो T हो गई। T टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो T हो गई। अब अगर ये टेम्परेचर चेंज लार्ज ना हो, एक लिमिटेड रेंज में हो, 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, मीन्स ये जो टेम्परेचर चेंज है T0 से T, ये अगर लार्ज ना हो, एक लिमिटेड रेंज में हो, तो उस केस में रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है रो T इक्वल टू रो नॉट, रो T इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा T माइनस T0, रो T इक्वल टू रो नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा स्मॉल ब्रैकेट T माइनस T0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, रो T इक्वल टू रो नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा T माइनस T0 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए रो T क्या है, रजिस्टिविटी है। किस टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर। रो T क्या है, रजिस्टिविटी है। किस टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर। रो नॉट क्या है, रजिस्टिविटी है। किस टेम्परेचर पर, T0 टेम्परेचर पर। T0 कौन सा टेम्परेचर है, रेफरेंस टेम्परेचर है। मान लो आपने रूम टेम्परेचर ले लिया, आपने कोई दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का ले लिया, जो भी रेफरेंस टेम्परेचर लोगे उस पर ये है। तो आपका और एल्फा क्या है, एल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। एल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। एल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। अब इसके लिए अगर हम रो T और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो नियरली एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर एक लिमिटेड रेंज में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखिए एल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। एल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी बोलते हैं ये। और एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, केल्विन -1 या डिग्री सेल्सियस -1, केल्विन -1 या डिग्री सेल्सियस -1, ये इसकी जो है एसआई यूनिट हो जाएगी। अल्फा इंपॉर्टेंट है, अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए। तो जो मेटल हैं उनके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि मेटल्स का जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, इसलिए अल्फा इनका पॉजिटिव माना जाता है। अब आर प्रोपोर्शनल रो के होता है, अगर रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, इसलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर ब्रेकेट 1 प्लस एल्फा स्मॉल ब्रेकेट टी माइनस टी नॉट स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज स्मॉल ब्रेकेट क्लोज। ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन। तो ये रेजिस्टेंस का है, ये रेजिस्टिविटी का है। यहाँ पर टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट। टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या है, आर टी। अब न्यूमेरिकल से जब आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी पीछे रिलेशन आया था रो टी इक्वल टू रो नॉट। अब रो देखिए ये रिलेशन था रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। रो नॉट से मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट को, तो रो टी इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। रो नॉट इंटू एल्फा आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट आ जाएगा।
तो रो टी इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। यहाँ से रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इक्वल टू, यहाँ इसको अपान में कर दिया, इसको हमने इधर कर लिया माइनस में कर दिया और रो नॉट से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी नॉट, अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये रो टी माइनस रो नॉट क्या है? चेंज इन रजिस्टिविटी है। रो टी माइनस रो नॉट क्या है? चेंज इन रजिस्टिविटी है। इसको हमने डेल्टा रो राइट कर लिया। रो नॉट क्या है? इनिशियल रजिस्टिविटी है। रो नॉट क्या है? इनिशियल रजिस्टिविटी है। अल्फा टी माइनस टी नॉट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। टी माइनस टी नॉट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। तो अल्फा इंटू डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट को हमने डेल्टा टी राइट कर दिया, रो टी माइनस रो नॉट को डेल्टा रो राइट कर दिया। तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर यहाँ से आपको अल्फा फाइंड आउट करना हो तो अल्फा देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा रो टी माइनस रो नॉट, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। अब ये रो टी माइनस रो नॉट की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो इनवर्स में आ जाएगी, वही अल्फा की यूनिट आ जाएगी। तो इससे आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्मॉल चेंज अगर होता है, स्मॉल चेंज है तो डेल्टा रो को हम क्या लिखते हैं? डी रो लिखते हैं। स्मॉल चेंज है तो डेल्टा रो को क्या लिखते हैं? डी रो। और रो नॉट हो गया अल्फा। डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? डी टी। डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? डी टी। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डी रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, या डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा नॉट इन रो नॉट इंटू अल्फा। डी रो अपॉन डी टी हो जाएगा रो नॉट इंटू अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही, टेम्परेचर का फंक्शन दी गई है, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर डालेंगे तो रो नॉट अल्फा की इक्वल होगी। क्या होगी? रो नॉट अल्फा की इक्वल होगी। क्या होगी? रो नॉट अल्फा की इक्वल होगी। ये तो रहा रजिस्टिविटी के विषय में, जब आप न्यूमेरिकल आएगा। अब रेजिस्टेंस के विषय में देखिए, आर टी इक्वल टू होता है आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर आर टी क्या है? टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। आर नॉट क्या है? टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा आर नॉट इंटू 1 आर नॉट इंटू अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसको इधर माइनस कर दें तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। यहाँ से अगर आपको अल्फा फाइंड आउट करना हो न्यूमेरिकल में तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट। अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में R2 R1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं बता दूं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सपोज कर लो टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस उसको हमने R2 ले लिया, रेफरेंस टेम्परेचर पर R नॉट हो उसको हमने R1 ले लिया, टी को हमने T2 ले लिया, टी नॉट को T1 लिख दिया। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इस वाले फॉर्मूले में RT के प्लेस पर हमने R1 रख दिया और T के प्लेस पर हमने क्या रख दिया T1। तो पहला इक्वेशन बन गया R1 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T नॉट। सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ पर R2 रख दिया, R2 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T नॉट। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो R नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर R2 R1 की अगर वैल्यू गिवन होगी, T1 T2 की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको अल्फा R1 R2 गिवन है, T नॉट गिवन है और T1 गिवन है तो यहाँ से T2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा। तो जो भी न्यूमेरिकल आपको चाहिए R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T नॉट। तो इस फॉर्मूले से जो आपको गिवन हो न्यूमेरिकल में, वो आप एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल आप देखेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो यहाँ पर जो गिवन हो उसको आप पुट कर दीजिए, जो अननोन है वो आप
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा मेटल्स के लिए रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। अब हम मेटल्स के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे कि मेटल्स की रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगी, उसका ग्राफ प्लॉट करें। हम लोग क्या करें, ग्राफ प्लॉट। अब हम मेटालिक कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए देखेंगे कि अगर हम रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा। देखिए ग्राफ ये है, ये मेटल्स के लिए स्पेशली कॉपर के लिए प्लॉट किया गया है। कॉपर मेटल के लिए रो वर्सेस टी, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है और रो को ओम इंटू मीटर में लेना है। किसके लिए, मेटल्स के लिए। मेटल्स में स्पेशली किसके लिए प्लॉट किया गया है, कॉपर के लिए। कॉपर के लिए देखिए हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लिया है 50, 100, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई एक्सिस पर हमने रजिस्टिविटी की वैल्यू ली है और रो 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर लिया है। ये कॉपर वायर के लिए प्लॉट किया गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप देखिए कि जब टेम्परेचर 0 है तब भी रजिस्टिविटी 0 नहीं, रजिस्टिविटी की कुछ वैल्यू है, यही है रो आई। हमने आपको बताया था कि किसी भी मेटल्स में रजिस्टिविटी दो वजह से होती है, एक इम्प्योरिटी की वजह से होती है और बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 0 हो गया लेकिन रजिस्टिविटी 0 नहीं हुई, कुछ रजिस्टिविटी अभी बची हुई है। यही जो बची हुई रजिस्टिविटी है ये इम्प्योरिटी की वजह से है, इसीलिए ग्राफ यहाँ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये रजिस्टिविटी एक्सिस पर ये जो इंटरसेप्ट है ये शो कर रहा है रजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटी की वजह से। किससे, रजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्योरिटी की वजह से। तो ये मेटल्स के लिए स्पेशली कॉपर के लिए रो और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड बात करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में जस्ट बिहेवियर अलग होता है, वो कंडक्टर जैसा बिहेवियर नहीं होता है। देखिए सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रजिस्टिविटी है वो आपका रो इक्वल टू है m/n/e² टाउ। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, एक है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक है रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए सेमीकंडक्टर के लिए रो प्रोपोर्शनल 1/n है, रो प्रोपोर्शनल 1/n है, n है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। सेमीकंडक्टर में दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और इनमें दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। अब क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड, ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, मीन्स ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है प्रोड्यूस होते हैं और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वेरी मच इंक्रीज हो जाता है। जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वेरी मच इंक्रीज हो जाएगा तो रो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। क्या, रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी मच डिक्रीज हो जाती है, उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के इंक्रीज होने की वजह से। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो रिलैक्सेशन वाली बात है जिसको आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज होता है। देखिए टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होता है जिससे रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ये इफेक्ट बहुत वेरी स्मॉल होता है, ये इफेक्ट वेरी स्मॉल होता है, ये इफेक्ट बहुत लार्ज होता है। तो ये वाला इफेक्ट इसको डोमिनेंट कर जाता है और ओवरऑल रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये इसको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, देयरफॉर द डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द रो कंपनसेट आर डोमिनेंट ओवर डिक्रीजिंग इफेक्ट। मीन्स जो डिक्रीज होने का जो इफेक्ट है वो आपका डोमिनेंट हो
जाता है और जो रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ओवरऑल रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर के लिए, सभी को याद रखना है। नंबर 1, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका रीजन है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के टूट जाने से। दूसरी बात, इसमें भी रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ये इंक्रीमेंट बहुत कम होता है। इसलिए जो है ये आपका ये डोमिनेंट इफेक्ट जो होता है डिक्रीमेंट का होता है। और इंसुलेटर में भी ये होता है, इंसुलेटर का भी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उनकी रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर के लिए चलो ग्राफ प्लॉट करें, रो वर्सेज टी, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए देखिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रो डिक्रीज होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट है। एक बात और सेमीकंडक्टर में आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा निगेटिव होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएचयू में भी पूछा गया है। जो आपका सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है, अल्फा निगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसीलिए इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो याद रखना बच्चों कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा निगेटिव होता है और कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। मीन्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, अल्फा निगेटिव होता है। और अल्फा का निगेटिव होना ये शो करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर के लिए। अब एलआई की हम बात करते हैं। एलआई के लिए जो रो होता है नियरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। एलआई के लिए रो जो है नियरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, नियरली वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। और यहाँ पर नाइक्रोम के लिए देखिए प्लॉट की गई है रजिस्टिविटी उसका ग्राफ। तो ये माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर में लिया गया है, ये माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर में लिया गया है, ये केल्विन में लिया गया है 200, 400, 600 केल्विन, और रजिस्टिविटी यहाँ 1.0 के आसपास से स्टार्ट हो रही, ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये है आपके एलआई के लिए, किसके लिए, एलआई के लिए। एक बात और बता दें एलआई के लिए, जो अल्फा होता है वो मेटल्स के लिए लार्ज होता है और इनके एलआई के लिए अल्फा स्मॉल होता है। अल्फा क्या होता है, स्मॉल होता है, और इनके लिए स्मॉल होने से इनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत स्लोली चेंज होती है। तो एलआई के लिए अल्फा स्मॉल होता है और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव होता है, और मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, लार्ज होता है। तो मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव और लार्ज होता है, जो ये शो करता है कि टेम्परेचर के साथ इनका रजिस्टिविटी तेजी से बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा जो है निगेटिव होता है, जो ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। एलआई के लिए अल्फा वेरी स्मॉल होता है, मेटल से कम होता है, जो ये शो करता है कि इनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी स्लोली चेंज होगी। तो ये रहा आपका एलआई के लिए। एलआई में आपको बताया था कि नाइक्रोम है, एक मैग्नीन है, एक कांस्टेंटन है। जो मैग्नीन होता है ये आपका कापर से, मैग्नीज से और निकल से मिलकर बना होता है, कापर से, मैग्नीज से और निकल से मिलकर बना होता है, Cu, Mn और Ni से मिलकर बना होता है, उसका एलआई है। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, आपने देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब इसका जरा उल्टा सोचें कि क्या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे टिन है, लेड है, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर हम डिक्रीज करें तो रजिस्टिविटी वेरी फास्ट डिक्रीज होती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के रजिस्टिविटी ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाती है।
कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और तेजी से डिक्रीज होती है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के रजिस्टिविटी ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाती है। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और जब रजिस्टिविटी जीरो हो जाती है तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस फिनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। मीन्स किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी का किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऑल ऑफ सडन जीरो होना सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी का किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचानक जीरो हो जाना, ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाना, जैसे यहाँ पर देखिए अचानक जीरो हो गई, इसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। और ऐसे मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं, ऐसे मटेरियल को सुपर कंडक्टर कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो सुपर कंडक्टर वह मटेरियल होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचानक जीरो हो जाती है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था 1911 में, 1911 में जॉन कैमरलिंग ओम्स ने, जॉन्स कैमरलिंग ओम्स ने सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था 1911 में जॉन कैमरलिंग ओम्स ने। और अगर सुपर कंडक्टर जब सुपर कंडक्टर की रजिस्टिविटी जीरो हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, फायदा सुनिए। एक बार अगर आप करंट फ्लो कर दिए, वंस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग it remains flowing even there is no potential difference। मतलब एक बार आपने सुपर कंडक्टर के मटेरियल के वायर में करंट फ्लो करा दो, उसके बाद आप बैटरी हटा दीजिए, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें चाहे नहीं, वो सालों तक करंट फ्लो करती रहेगी। मीन्स एक बार आपने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के रिंग में करंट फ्लो करा दिया, उसके बाद आप ईएमएफ सोर्स हटा लीजिए, बैटरी हटा लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस ना अप्लाई करिए, तब भी वो कई सालों तक फ्लो करती रहेगी। दूसरी बात, इसकी रजिस्टिविटी जीरो है तो कोई रेजिस्टेंस भी जीरो होगा, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में नहीं लॉस होगी, तो मीन्स सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव रहेगी। और जो अभी मोटी मोटी पावर लाइंस बनानी पड़ती हैं वो बहुत छोटी बनानी पड़ेंगी। हमारे जो कंप्यूटर हैं इनकी जगह सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर का साइज कुछ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कई फायदे हैं। जिस दिन सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर डिस्कवर हो गई उस दिन पूरी क्रांति आ जाएगी, पूरी रिवोल्यूशनराइज हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री जो है एक तरह से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी जो अभी तक ऑब्जर्व की गई डिफरेंट मटेरियल में वो वेरी लो टेम्परेचर पर ऑब्जर्व की गई, रूम टेम्परेचर पर नहीं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मरकरी में सुपर कंडक्टिविटी 4.2 केल्विन के नीचे होती है, मरकरी में सुपर कंडक्टिविटी 4.2 केल्विन के नीचे होती है। ये केल्विन में है, डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए इसमें से -273 करिए। आपका लेड में सुपर कंडक्टिविटी 7.25 केल्विन के नीचे पाई जाती है। नियोबियम में सुपर कंडक्टिविटी 9.2 केल्विन के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। और आज तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिस्कवर किया गया है जिस पर सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है वो है 120 केल्विन। क्या है 120 केल्विन। 120 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर अभी तक सुपर कंडक्टिविटी नहीं डिस्कवर हुई है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जिस दिन 300 केल्विन या रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी आ गई उस दिन समझ लीजिए फिर जो है पूरी इंडस्ट्री में मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सुपर कंडक्टर के विषय में और सुपर कंडक्टिविटी के विषय में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें जो है कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। ओके, अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।